एक पक्षी का गीत और एक 23 साल का नौजवान जो मौत के साए में जी रहा था। इन दोनों के मिलने से एक ऐसी कविता पैदा हुई जो आज मतलब 200 साल बाद भी हमारे दिलों को छू जाती है। बिल्कुल। आज हम जॉन कीट्स के साथ उस अंधेरे जंगल में उतरेंगे, ये जानने के लिए कि क्या कला सच में हमें हमारे दुखों से बचा सकती है या ये सिर्फ एक खूबसूरत धोखा है। और ये सवाल आज भी उतना ही जरूरी है जितना 200 साल पहले था। हमारे पास जो स्रोत हैं वो जॉन कीट्स की मशहूर कविता ओड टू अ नाइटिंगेल के हर पहलू को खंगालते हैं। उनकी निजी जिंदगी के दर्द से लेकर कविता की एक एक लाइन के मतलब तक। तो मतलब हम सिर्फ कविता का विश्लेषण नहीं करेंगे? नहीं, हम उस एहसास को पकड़ने की कोशिश करेंगे जिसने कीट्स को ये लिखने पर मजबूर किया। ठीक है, तो चलिए इसे खोलते हैं। हमारे स्रोत बताते हैं कि कविता 1819 की बहार में लिखी गई थी, अप्रैल मई के आसपास। हाँ, लंदन में अपने दोस्त के घर वेंटवर्थ प्लेस के बगीचे में। कहते हैं कि वो एक बेर के पेड़ के नीचे बैठे थे जब उन्हें एक नाइटिंगेल का गाना सुनाई दिया, और बस कुछ ही घंटों में ये कविता तैयार हो गई। सुनने में कितना आसान लगता है ना? हाँ, बहुत आसान लगता तो है, लेकिन उस एक पल के पीछे महीनों का दर्द और रचनात्मकता का एक तूफान छिपा था। क्या है कि 1819 को कीट्स का ग्रेट ओड्स ईयर भी कहा जाता है। अच्छा, ग्रेट ओड्स ईयर। हाँ, ये वो साल था जब वो अपने भाई की मौत के गम से गुजर रहे थे और खुद भी बहुत बीमार थे। और इसी दौरान उन्होंने ओड ऑन अ ग्रीशियन अर्न और ओड टू अ नाइटिंगेल जैसी अपनी सबसे महान कविताएं लिख डाली। मतलब एक ही साल में इतना कुछ, और वो भी जब वो इतने गहरे दुख में थे। ये तो कमाल की बात है। बिल्कुल, ऐसा लगता है जैसे दर्द ने उनकी रचनात्मकता को कम करने के बजाय और भड़का दिया हो। सही बात है। हमारे स्रोत बताते हैं कि कुछ महीने पहले ही दिसंबर 1818 में उनके छोटे भाई टॉम की ट्यूबरक्यूलोसिस से मौत हुई थी। और कीट्स ने महीनों तक उसकी देखभाल की थी अपने हाथों से। हाँ, और ये दर्द कविता की पहली लाइन से ही टपकता है। वो ये नहीं कहते कि मैंने एक सुंदर गाना सुना, नहीं, वो कहते हैं माई हार्ट एक्स एंड अ ड्राउजी नमनेस पेन्स माई सेंस। मेरा दिल दुखता है और एक नशीली सुन्नता मेरी इंद्रियों को दर्द दे रही है। बिल्कुल, जैसे उसने हेमलॉक नाम का जहर पी लिया हो या लीथी नदी का पानी, मतलब वो जो ग्रीक माइथोलॉजी में भूलने की नदी है। वो कविता की शुरुआत ही एक गहरे नशीले दर्द से करते हैं। तो एक मिनट, वो नाइटिंगेल के गाने से खुश नहीं है? मुझे तो हमेशा लगता था कि ये प्रकृति की सुंदरता पर लिखी गई कविता है। यही तो इस कविता का जादू है। वो खुश हैं, लेकिन उसकी खुशी से इतना ज्यादा अभिभूत हो गए हैं, इतना ज्यादा कि उन्हें अपना दर्द और भी भारी लगने लगा है। अच्छा। वो पक्षी की बेफिक्र खुशी से ईर्ष्या नहीं कर रहे, बल्कि उसकी खुशी में इतना डूब गए हैं कि अपनी दुनिया का बोझ असहनीय हो गया है। समझ गया। यहीं से कविता का असली संघर्ष शुरू होता है। हाँ, प्रकृति का शाश्वत आनंद और इंसान का क्षणभंगुर दुख। अब सवाल यह है कि वो इस दर्द से भागने के लिए क्या करते हैं। और इसका जवाब शायद अगले हिस्से में मिलता है, जहां वो शराब की बात करते हैं। वो एक ठंडी पुरानी शराब का जाम चाहते हैं ताकि वो इस दुनिया की सारी चिंताएं भूलकर नाइटिंगेल के साथ जंगल में गायब हो सकें। ये एक तरह का पलायन है ना? हाँ, ये पलायन की पहली कोशिश है। और तीसरे अंतरे में वो बताते हैं कि वो भागना क्यों चाहते हैं, और वो जो तस्वीर खींचते हैं वो बहुत ही भयानक है। वो कहते हैं कि मैं उस दुनिया से भागना चाहता हूँ जहाँ लोग एक दूसरे को कराहते हुए सुनते हैं, जहाँ बुढ़ापे की वजह से कुछ आखिरी भूरे बाल हिलते हैं, और जहाँ जवानी पीली पड़कर भूतों की तरह पतली होकर मर जाती है। Where youth grows pale and spectre thin and dies। ये लाइन तो सीधे उनके भाई टॉम की याद दिलाती है। कीट्स खुद एक ट्रेंड सर्जन थे, उन्हें पता था कि टीबी शरीर के साथ क्या करती है। बिल्कुल। और उन्हें ये भी शक होने लगा था कि ये बीमारी उनके अंदर भी घर कर रही है। तो ये सिर्फ दुनिया का वर्णन नहीं है, ये उनकी अपनी हकीकत है। सही बात है। वो अपनी आंखों के सामने देख रहे थे कि इस दुनिया में सुंदरता नहीं टिकती, प्यार नहीं टिकता, तो शराब के जरिए वो इस दुनिया को पूरी तरह से भूल जाना चाहते हैं। लेकिन फिर कुछ बदलता है। हाँ, यहाँ एक बड़ा मोड़ आता है। शराब के सहारे भागना तो एक अस्थायी उपाय है ना? शायद कीट्स को भी ये महसूस हुआ। क्या उनके पास इससे बेहतर कोई रास्ता था? और वो रास्ता था कल्पना का। कल्पना का? चौथे अंतरे में वो अचानक अपना इरादा बदल देते हैं। वो कहते हैं,
Away, away, for I will fly to thee. Not charioted by Bacchus and his parts, but on the viewless wings of poesy. मतलब मैं शराब के रथ पर नहीं बल्कि कविता के अदृश्य पंखों पर उड़कर तुम्हारे पास आऊंगा। ये इस कविता का दिल है। हाँ, वो पलायन के लिए एक बाहरी चीज मतलब शराब को छोड़कर अपनी अंदरूनी ताकत, अपनी कल्पना का सहारा लेते हैं। और वो सच में उड़ जाते हैं। वो अपनी कल्पना के दम पर उस अंधेरे जंगल में पहुंच जाते हैं जहां नाइटिंगेल गा रही है। ये हिस्सा मुझे हमेशा से बहुत रहस्यमयी और खूबसूरत लगता है। वहां इतना अंधेरा है कि उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा। और यही तो कल्पना की जीत है। आंखें भले ही कुछ न देख पाए लेकिन उनकी बाकी इंद्रियां वो जाग उठती हैं। अच्छा। वो देख नहीं सकते कि कौन से फूल खिले हैं, लेकिन वो उनकी मीठी खुशबू से उन्हें पहचान लेते हैं। वो कहते हैं मुझे कस्तूरी गुलाब की महक आ रही है, मस्क रोज। जो शराब जैसी खुशबू वाली मक्खियों से घिरा हुआ है। हाँ, वो अंधेरे में सुन रहे हैं, सूंघ रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। यथार्थ में आंखें सब कुछ होती हैं, लेकिन कल्पना की दुनिया में आप बिना आंखों के भी देख सकते हैं। और इसी अंधेरे में उस खूबसूरत संगीत को सुनते हुए वो एक ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जहां मौत का ख्याल भी रोमांटिक लगने लगता है। हाँ, ये थोड़ा अजीब है। वो कहते हैं आई हैव बीन हाफ इन लव विद ईजफुल डेथ, यानी मुझे कई बार आरामदायक मौत से लगभग प्यार हो गया है और अब इस पल में मरना तो रिच टू डाई होगा। एक शानदार मौत। हाँ, एक मिनट, ये बात थोड़ी अजीब नहीं है? वो मरने की बात कर रहा है लेकिन इतने खूबसूरत अंदाज में। क्या वो सच में मरना चाहता है या वो बस उस पल की खूबसूरती में हमेशा के लिए खो जाना चाहता है? बहुत अच्छा सवाल है। इन दोनों में बहुत फर्क है। मुझे लगता है कि ये निराशा में की गई मरने की बात नहीं है, ये उस पल की पराकाष्ठा है। संगीत इतना दिव्य है, माहौल इतना जादुई है कि उन्हें लगता है कि जीवन का चरम यही है। इसके आगे कुछ भी इस पल जितना खूबसूरत नहीं हो सकता, तो क्यों ना इसी पल में सब कुछ खत्म कर दिया जाए बिना किसी दर्द के। मतलब वो मर जाएंगे? वो मर जाएंगे, लेकिन नाइटिंगेल का अमर गीत तो हमेशा गूंजता रहेगा। यहाँ मौत एक अंत नहीं बल्कि उस सुंदरता में हमेशा के लिए विलीन हो जाने का एक जरिया बन जाती है। और यहीं से वो कविता के सबसे ऊंचे शिखर पर पहुंचते हैं। 7वें अंतरे में वो सीधे नाइटिंगेल से बात करते हैं। वो कहते हैं Thou wast not born for death, immortal bird. तुम मौत के लिए नहीं पैदा हुए हो अमर पक्षी। ये लाइन ये जबरदस्त है। कीट्स को पता है कि ये खास पक्षी भी एक दिन मर जाएगा, लेकिन उसका गीत अमर है। उसका गीत अमर है। तो नाइटिंगेल अब सिर्फ एक पक्षी नहीं रही, वो कला का, संगीत का, शाश्वत सौंदर्य का प्रतीक बन गई है। बिल्कुल। वो कहते हैं कि ये वही गीत है जो शायद सदियों पहले राजाओं और सम्राटों ने सुना होगा। और फिर वो एक बहुत ही मार्मिक उदाहरण देती हैं, बाइबल की पात्र रूथ का। हाँ, वो कहते हैं कि शायद यही गीत रूथ ने सुना था जब वो अपने घर से दूर पराए देश में अकेले खेतों में खड़ी अपने घर को याद करके रो रही थी। वाह। इस एक छवि से कीट्स ने उस गीत को इंसानी दुख और अकेलेपन के हर दौर से जोड़ दिया है। ये गीत सिर्फ सुंदर नहीं है, ये सदियों से इंसानों का साथी रहा है। हाँ। ये कविता का शिखर है, कल्पना और कला की पूरी जीत। वो समय और स्थान से परे चले गए, लेकिन ऐसा लगता है कि इतनी ऊंचाई पर ज्यादा देर टिकना मुमकिन नहीं है। और अंत बहुत ही अचानक और बेरहमी से आता है। 8वें अंतरे की शुरुआत में कीट्स एक शब्द का इस्तेमाल करते हैं, फॉलोन, अकेला, त्यागा हुआ। वो कहते हैं कि ये शब्द एक घंटी की तरह बजता है और उन्हें वापस अपनी असलियत में खींच लाता है। कल्पना का सारा जादू एक झटके में टूट जाता है, जैसे कोई खूबसूरत सपना अचानक टूट गया हो। वो जो अदृश्य पंख थे वो गायब हो गए हैं। नाइटिंगेल अब कोई अमर प्रतीक नहीं, बस एक पक्षी है जो उड़कर दूर जा रहा है। उसका संगीत भी धीरे धीरे फीका पड़कर खत्म हो जाता है। और कीट्स, वो वापस अकेले हैं अपने दर्द और अपनी सुन्नता के साथ। और कविता एक अनसुलझे सवाल पर खत्म होती है। Was it a vision or a waking dream? Fled, is that music? Do I wake or sleep? क्या वो एक सपना था या हकीकत? वो संगीत तो जा चुका है, मैं जाग रहा हूं या सो रहा हूं? कीट्स हमें कोई जवाब नहीं देते। वो हमें उसी उलझन में छोड़ जाते हैं जिसमें वो खुद हैं। तो इस सब का क्या मतलब है? इस पूरी यात्रा का, कल्पना की इस शानदार उड़ान और फिर जमीन पर इस दर्दनाक वापसी का आखिर सार क्या है? कई लोग मानते हैं कि ये कविता बहुत निराशावादी है, कि अंत में तो वो हार कर असल दुनिया में लौट ही आता है। क्या आप इससे सहमत हैं? या आपको लगता है कि उस छोटी सी काल्पनिक उड़ान में ही कोई जीत छिपी है? मुझे लगता है कि इस कविता की महानता इसी तनाव में है। अगर कीट्स कल्पना की दुनिया में ही रह जाते तो ये पलायन की एक साधारण कहानी होती। सही बात है।
और अगर वो कभी उस दुनिया का अनुभव ही नहीं कर पाते तो ये सिर्फ दुख का एक दस्तावेज होता। कविता का असली संदेश वो इन दोनों के बीच में है। हाँ, उन्हें कठोर वास्तविकता में लौटना पड़ता है। कला आपको हमेशा के लिए नहीं बचा सकती, लेकिन वो कुछ पलों के लिए तो उन्हें बचाती है। बिल्कुल। उन्हें एक ऐसा अनुभव देती है जो असल दुनिया की सारी पीड़ा से कहीं ज्यादा शक्तिशाली और सुंदर था, भले ही वो अस्थायी था। बिल्कुल, और यहीं पर हमें वो गहरा इंसाइट मिलता है। तो आखिर में कीट्स हमें ये नहीं बता रहे कि कला हमें बचा सकती है, वो ये कह रहे हैं कि इंसान होने का मतलब ही इस तनाव में जीना है। मतलब ये जानते हुए कि सुंदरता, कला और प्रकृति अमर है और हम नहीं, हम कुछ दशकों के मेहमान हैं। और इसी दर्दनाक सच्चाई को इतनी खूबसूरती से बयां कर पाना ही कला की सबसे बड़ी जीत है। हाँ, कविता हार में खत्म नहीं होती, कविता का अस्तित्व ही अपने आप में एक जीत है। वाह, ये एक बहुत ही शक्तिशाली विचार है। तो कविता का जादू उस अस्थायी पलायन में नहीं, बल्कि उस पलायन से लौटकर उस अनुभव को शब्दों में ढालने की क्षमता में है। बिल्कुल। कीट्स उस नाइटिंगेल के अमर गीत का हिस्सा बन गए, उसे अपनी कविता में हमेशा के लिए कैद करके। और इसी वजह से 200 साल बाद भी हम और आप उस दर्द और उस सुंदरता को महसूस कर पा रहे हैं। कीट्स का शरीर तो 26 साल की उम्र में ही खत्म हो गया, लेकिन उनकी कविता उस नाइटिंगेल के गीत की तरह ही अमर हो गई। आज हमने जॉन कीट्स की ओड टू अ नाइटिंगेल की दुनिया में सच में गहरी पड़ताल की। हमने उनके दर्द को समझा और उनकी कल्पना के पंखों पर साथ में उड़ान भरी। एक अंतिम विचार के लिए एक सवाल छोड़ना चाहूंगी। जरूर। कविता इस दुविधा पर समाप्त होती है कि अनुभव वास्तविक था या एक सपना। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है, क्या कला और कल्पना द्वारा प्रदान किया गया ये अस्थायी पलायन अपने आप में एक सार्थक वास्तविकता नहीं है? भले ही वो हमेशा के लिए ना टिके, लेकिन क्या उन कुछ पलों का सौंदर्य और सच्चाई जीवन के बाकी दुखों पर भारी नहीं पड़ती?